एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, या एक पार्टनर डिजीज हो रहा है, मतलब एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तो पहले हमने जो कल कंसेप्ट देखे थे वो था एक पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, अब है एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब हम वर्ड ऐसे नहीं बोल सकते ओल्ड न्यू तो कुछ है ही नहीं अभी, तो अब हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, ओल्ड या एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग। जो पुराने थे ओल्ड या ऑल, और अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, जो बाकी दो जन बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? तो डेथ को हम बोलते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट। आपके पास ऑप्शन नहीं है, डेथ में आप कंपल्सरी रिटायर हो जाते हो। अभी कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेगी, रिटायरमेंट की ना डेट बोल सकते हैं, 1 अप्रैल कर लो, थोड़ा वर्किंग ईजी जाएगा, 30 जून वर्किंग ईजी जाएगा। तो आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप रिटायरमेंट्स की डेट देखोगे ना, तो कभी भी बीच में नहीं है, मोस्टली कैसी होती है, 1 अप्रैल ईयर के स्टार्ट में रिटायर हो गया, 30 जून 3 महीने काम करके, 30 सितंबर 6 महीने काम करते, 31 दिसंबर 9 महीने काम करके, या फिर 31 मार्च, ऐसे करके ये लोग देते हैं। बट डेथ तो अभी कभी भी हो सकता है, डेथ 1 अगस्त को भी हो सकता है, डेथ 1 नवंबर को भी हो सकता है, डेथ 1 अक्टूबर को भी हो सकता है। तो डेथ में नंबर ऑफ मंथ्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो डेथ में नंबर ऑफ मंथ्स आप खोल के देखो कि क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या बात करें, डेज भी आ जाते हैं, बट मोस्ट मैंने देखा है आपके इसमें फिर भी 1 या 30 इस पर ही डेथ करते हैं, ईयर के 15 तारीख 16 तारीख ऐसे नहीं करके 1 या 30 कोई डिजीज़ दिखा है। ठीक है, कल कंसेप्ट स्टार्ट देखो। कंसेप्ट नंबर 1 है लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। इस लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर। अब ये देखो क्या हो रहा है, कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाता है, उससे पहले कि जो भी लाइबिलिटी ली हुई है उसके लिए वो पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल है। याद आ रहा है? कोई पार्टनर अगर डिजीज होता है तो जब वो बिजनेस में था तब जितनी भी लाइबिलिटीज थी उसके लिए वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। बट यही जब वो बिजनेस छोड़ के चला जाता है फिर वो उस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिटायरमेंट होगा तो भी सेम, जब तक आप बिजनेस में थे तब तक की सारी लाइबिलिटीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे ही आपने बिजनेस छोड़ दिया तब आप उसके बाद की लाइबिलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। बट एक कंडीशन आती है इसमें, क्या, अगर रिटायरमेंट है तो आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि मैं रिटायर हो गई, मैंने बिजनेस छोड़ दिया, अब मैं इसकी पार्टनर नहीं हूँ। जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हो तब तक लोगों को कैसे पता कि आपने ये बिजनेस छोड़ दिया? तो लोग तब तक भी आपको पार्टनर कंसिडर करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इंग्लिश न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर, हिंदी लैंग्वेज, एक आपकी यहाँ की लैंग्वेज में आपको पब्लिश करना पड़ता है कि अब मैं इस बिज़नेस का पार्टनर हूँ, इसके बाद के लिए आप फिर लायबल नहीं। मैं मिष्टी गुण एक पार्टनरशिप में थे, मैंने बिज़नेस छोड़ दिया बट इन्होंने एक बहुत बड़ा लोन लिया और दिखाया ऐसे कि मैं भी अब तक पार्टनरशिप में हूँ। सामने वाला तो ऐसे ही अज्यूम करेगा ना कि मैं भी पार्टनरशिप में हूँ, अनलेस एंड अनटिल मैं सामने से आके बोलती नहीं हूँ कि नहीं मैं नहीं हूँ, मैं रिटायरमेंट हो चुका है मेरा। तो उसने मेरे भरोसे या मेरे को ध्यान में रखते हुए लोन ले लिया, फिर मेरे को रास्ते में मिलती है दिशा क्योंकि और लोन लिया कब चुका रहा, कौन सा लोन, मैं तो पार्टनरशिप में नहीं। उसको टेंशन आएगा। आप दोनों अगर नहीं चुकाते हो या आप दोनों के ऊपर उतना भरोसा नहीं है, जो भी एक्सप्रेस, और ये मैटर हमारा कोर्ट में चला, तो कोर्ट क्या बोलेगा, क्योंकि मैंने पब्लिक में नोटिस नहीं दिया आगे कि मैं अब इस बिज़नेस की पार्टनर नहीं हूँ, इसीलिए दिशा ने कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया। अगर मैं पब्लिक में नोटिस देती तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, तो फिर मेरी भी लाइबिलिटी है, भले मैं रिटायर हूँ। समझ में आ रहा है? ईजी है। अभी मैं जा रही हूँ रेशियोज। रेशियो देखो कैसे होता है। एक होता है ओल्ड रेशियो जो किसके बीच में होगा, ABC तीनों पार्टनर्स के बीच में। दूसरा होता है न्यू रेशियो, वो किसके बीच में होगा, सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में। याद है इसमें वो वाला केस था कि अगर क्वेश्चन में दिया है ठीक है, नहीं दिया तो हम स्ट्राइक ऑफ कर दे रहे थे। ABC पार्टनरशिप में थे, रेशियो था 5:4:1, C चला गया तो रेशियो होगा 5:4। याद आ रहा है क्या बात करें? अगर क्वेश्चन में खुद से बोला है कि C अपना पूरा का पूरा शेयर B को देकर जा रहा है तो ठीक है, हम B को देंगे। नहीं बोला ऐसा कुछ भी तो हम सीधा क्या करते हैं, स्ट्राइक ऑफ गेम।
याद आ रहा है क्या? इजी है। इसके बाद आप मुझे बताओ, एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के गया, डिसीज हुआ या रिटायर हुआ, तो बाकी दोनों पार्टनर्स को उसके जाने की वजह से गेन होता है या लॉस होता है? एक पार्टनर अगर बिजनेस छोड़ के जाता है या तो डेथ की वजह से या रिटायरमेंट की वजह से, जब वो बिजनेस छोड़ के जाता है तो बाकी दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को उसके जाने की वजह से गेन होता है या लॉस होता है? गेन कैसे होगा? पहले 1 लाख का प्रॉफिट था, याद आ रहा है? आप दोनों को आ रहा है? कहीं कुछ डाउट है? कल सिखाई थी। थोड़ी स्पीड अप करो, जो लास्ट के 2 सम्स है वो थोड़े टाइम टेकिंग है, उसमें टाइम लगेगा, स्पीड अप। ये ठीक है। पहले मेरा 1 लाख का, ये 1 लाख का प्रॉफिट है, बढ़िया करते से ये 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। कोई दुख है? हंसी क्यों नहीं है? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, किस में बट रहा था पहले? ए, बी और सी में, तो ये फिलहाल ए और बी में बटा है। ये अपन सी को भी देंगे थोड़ा। किसको जाएगा? ए, बी, और ये अपना सी को थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। 1:1:1 ये नहीं है हमारा। 1:1:1 ये ठीक है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 3 पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? 1:1:1। अब क्या हुआ? अब सी चला गया, तो सी अपना शेयर किसको देगा? कौन है? अच्छा, सी अपना शेयर किसको देगा? ए और बी को। कौन से रेशियो में? जो भी रेशियो डिसाइडेड रहा, नहीं तो इक्वल। तो सी ने अपना शेयर किसको दिया? ए को और बी को। तो पहले ए को जितना मिल रहा था उसको उससे ज़्यादा हो रहा है, पहले बी को जितना मिल रहा था उसको उससे ज़्यादा हो रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ सी के जाने के बाद ए और बी गेन करते हैं। तो हम इस सब में कौन सा रेशियो निकालते हैं? गेनिंग रेशियो। याद आ रहा है? पक्का याद आ रहा है? कौन सा रेशियो निकालते हैं हम? गेनिंग रेशियो। ईजी है। अभी सुनो इसके आगे मैं क्या बात करूँ। गेन रेशियो जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले ज़्यादा क्या था? न्यू। ज़्यादा क्या है? न्यू। कम क्या था? ओल्ड। तो रेशियो क्या बनेगा? न्यू माइनस ओल्ड इज गेन। फिर से मैं बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है एक पार्टनर की डेथ के बाद या एक पार्टनर रिटायर होने के बाद दोनों पार्टनर्स गेन करें। हो सकता है वो अपना पूरा शेयर एक को ही दे के गया, तो फिर सेकंड पार्टनर गेन नहीं करेगा। ईजी है। पक्का? एक सम दूँ, लिखो ओल्ड रेशियो 5:4:1। A, B, C। आपसे ही करूँगी, देखना। नहीं वो गिर क्या क्या बना ओल्ड रेशियो? 5:4:1। ये ओल्ड है ना। सी बेचारा मर गया। ओ, तो क्या बोलेंगे आप? मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। इसके ऊपर सम तो करना पड़ेगा और आगे कुछ नहीं पता है। तो आप मुझे बताओ न्यू रेशियो क्या होगा और गेन रेशियो क्या होगा? न्यू 5:4। पर कैलकुलेट करके देखो ना, वही आ रहा है। कुछ डाउट है क्या आपको?
रेशियो आपका 5:4 और गेन रेशियो 5:4 करके देखा पर नहीं आ रहा है। सम कर रहे हैं जब भी वीडियो देखोगे तब सम करते करते करना। कितना आ रहा है? आया पक्का? चलो आगे बढ़ो, आगे देखो क्या है। अब गुडविल पे जा रहे हैं जो बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है। आई डोंट नो व्हाई। समझो क्या होता है। एक तो हम गुडविल की एडजस्टमेंट बिना गुडविल अकाउंट खोले कर रहे हैं, या हम गुडविल की एडजस्टमेंट गुडविल अकाउंट खोल के कर रहे हैं। अगर मुझे क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी ओपन इन बुक्स, तो हम सीधा सीधा एंट्री पास करेंगे, यानी हम गुडविल कहीं बुक्स में लाइन देंगे। तो पहली बात तो समझो गुडविल क्या है। गुडविल जो भी बिजनेस ने रेपुटेशन अर्न किया है उसका मनी का वर्थ है, कि पैसों में उसकी वैल्यू कितनी है। गुडविल कौन किसको देगा? जो भी गेनिंग पार्टनर्स होंगे वो गेन रेशियो में डिजीज्ड पार्टनर को या रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देंगे। क्या लॉजिक है? मैं बिजनेस में थी और मेरे साथ 2 और पार्टनर्स थे। हम तीनों ने मिलकर एक कोचिंग का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और प्रोफेशन में बहुत आगे गए, नाम बनाया। अब मेरी रिटायरमेंट की डेट आ जाती है या कल को मुझे कुछ हो जाता है, डेथ की डेट नहीं आती है, सपोज कुछ हो जाता है, तो फिर क्या होगा? मैंने जितना भी अब तक इंस्टीट्यूट में काम कंट्रीब्यूट किया है, मैंने जितना भी नाम बनाया, फर्म उसके लिए भी तो कमाएगा। मेरे जाने के बाद भी फर्म उसमें से भी तो कमाएगा। ऐसे थोड़ी है कि मैं चली गई तो फिर पूरा गुडविल खत्म। मैंने जितना अब तक जिस लेवल पे आज वो इंस्टीट्यूट है उसमें मेरी भी कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगी, तो मेरे हिस्से का गुडविल मुझे उनको देना। कौन देगा? बाकी जो 2 पार्टनर्स मेरे जाने के बाद बेनिफिट करेंगे। कौन से रेशियो में बेनिफिट करेंगे? गेन रेशियो में। तो इसलिए गुडविल कौन से रेशियो में दिया जाता है? गेन रेशियो। बट इस चीज़ में ना एक ही जगह है जहाँ बच्चा पूरा उड़ जाता है। क्या है वो जगह? जब आप गेनिंग रेशियो से गुडविल पास ऑन कर रहे हो डिसीज्ड या रिटायरिंग पार्टनर को, तो वो गुडविल कौन सा होगा? पूरे फर्म का गुडविल नहीं, उसका शेयर इन गुडविल कितना था। जैसे कि गुडविल है मेरा 30,000, हमारे ये ABC वाले में है 541, तो C का शेयर है 1/10, तो गुडविल कितना निकलेगा? 30,000 इंटू 1/10। 30,000 का पूरा गुडविल मुझे नहीं दो, मेरा शेयर ऑफ गुडविल मुझे। समझ में आ रहा है? इजी है जो मैं बात कर रही हूँ? पक्का? अब सुनो इसके आगे क्या होता है। कौन दे रहा है? गेनिंग पार्टनर्स दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? डिजीज पार्टनर को या फिर रिटायरिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर्स दे रहे हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी में दिख रहा है यानी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। वो देंगे तो उनके अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा, और जिसको मिलेगा उसके अकाउंट में क्रेडिट। जो देंगे उनके अकाउंट में डेबिट होगा, जो लेंगे यानी जिसको मिलेगा उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसके अकाउंट में गुडविल आएगा तो उसका बैलेंस बढ़ना चाहिए, इसीलिए उसके अकाउंट में हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर या टू रिटायरिंग पार्टनर। याद आ रहा है क्या? हल्का हल्का लिखते जाओगे तो याद पड़ेगा। गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर या टू डिसीज्ड पार्टनर। इजी है। तो हमारे केस में ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सी। ए अकाउंट डेबिट कितना? 3000 कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? गेन रेशियो क्या है हमारा? 5:4। तो 3000 5:4 में डिवाइड करके देखो पॉइंट्स में जा रहा है क्या? 3000 पॉइंट्स में आ रहा है ना? फिर जाने तो समझ में नहीं घुसूंगे, समझा पर एंट्री पक्का 100%। ठीक है 45,000 से करो ना, कितनी करें हम सब
45,000 है, उसमें से पहले उसका शेयर हम निकालेंगे तो आएगा 1/10। नहीं, एंट्री बन रही है ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, टू सी 2,500, 2,000 टू 4,500। ये समझ में आ रहा है। सेकेंड केस है जब उन्होंने बोला हमको गुडविल अकाउंट ऐसा खोलना है, तो गुडविल का हमने एक बहुत बेसिक एंट्री याद रखी थी, गुडविल इज रेज्ड इन ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। ये जब रेज करके राइट ऑफ करना है। अब उन्होंने बोला गुडविल के अकाउंट खोलना है, और कौन से किसके लिए खोलना है? पूरे बिजनेस का खोलना है, या तो फिर सिर्फ डिजीज पार्टनर के शेयर जितना खोलना है। अगर से बोला हो डिजीज पार्टनर के शेयर जितना खोलना है, तो पहले गुडविल खोलेंगे, तो एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और सॉरी हम सिर्फ डिजीज पार्टनर के शेयर जितना खोल रहे हैं ना, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर। कितना गुडविल है उसका? 4,500, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 4,500 टू सी 4,500। गुडविल असेट है इसलिए खुला, रेज हुआ तो डेबिट हुआ, पार्टनर को मिलेगा इसलिए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। फिर यही गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ए और बी में। कौन से रेशियो में? उनके गेन रेशियो में। तो एंट्री ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यानी मैं बोलूँ इसमें एंट्री नेट इफेक्ट गुडविल कैंसिल हुआ तो वही बनती है जो हमने पहले की, सिर्फ हमने ऐसे नहीं खा के घुमा के गुडविल अकाउंट खोल के खाया। इजी है। गुडविल आया था तो एसेट था, डेबिट हुआ था, जाएगा तो क्रेडिट होगा नलीफाई करने के लिए। कोई डाउट है? नेक्स्ट उन्होंने बोला पूरे फर्म का गुडविल रेस, तो हमको क्या है, हम पूरे फर्म का गुडविल रेस करेंगे, तो गुडविल रेस होगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल इज रेज्ड इन ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो किसका था? ओल्ड पार्टनर्स का, यानी मैं बोलूँ ऑल पार्टनर्स का। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 45,000 टू ए टू बी टू सी। कितना 45,000 को इनके रेशियो में। हाँ, 22,500, 18,000 और 4,500 ये आ रहा है क्यों? पक्का? अभी गुडविल रेस तो हो गया, इसको हमको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कौन सी रेशियो में होता है? न्यू रेशियो में। अब न्यू रेशियो यानी मैं बोलूँ जो बाकी दो पार्टनर्स बचे हैं उनका ही है, तो यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू गुडविल, यानी ए बी टू गुडविल। 45,000 को कौन से रेशियो में करोगे? न्यू रेशियो। अभी हाथ में पेंसिल। गुडविल डेबिट गुडविल क्रेडिट कट हो गया नहीं, ये सिर्फ लास्ट दो एंट्रीज की बात कर रहा हूँ। जब हमने पूरे फर्म का रेस किया, गुडविल डेबिट गुडविल क्रेडिट कट हो गया। फिर ए का अकाउंट में डेबिट कितना हुआ है और क्रेडिट कितना हुआ है? डेबिट हुआ है 25,000, क्रेडिट हुआ है 22,500, यानी मैं बोलूँ नेट डेबिट ज़्यादा क्या है? कितना डेबिट ज़्यादा क्या है?
2500, तो ए का नेट इफेक्ट बच रहा है डेबिट 2500। ऐसे ही बी का बताओगे, बी का डेबिट कितना किया था 20,000, क्रेडिट कितना किया है 18,000, तो बी के लिए नेट 2000 डेबिट ज़्यादा गया। टू सी का कितना गया था 4,500, क्रेडिट ही आ रहा है उसका, सी को हमने क्रेडिट ही किया, तो नेट इफेक्ट क्या बन रहा है, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, टू सी। मतलब कैसे भी खाओ, खाना तो पेट में ही जाना है, फोक से खाओ, स्पून से खाओ, नहीं तो हाथ से खाओ। तो हमने घुमा के इफेक्ट्स सेम दिए। अगर ओल्ड गुडविल होगा ना आपके बुक्स में, एग्जिस्टिंग गुडविल, तो उसको हम क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये याद रखो, ऊपर लिख के रखो, ओल्ड गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। सर आपको कुछ पूछना है मेरे से? अगर आपने कुछ एनालिटिक्स के बाद वर्किंग नॉट ऑफ वेरिएशन, तो उसको पीछे कंटिन्यू में लिख दो, लेकिन मार्क्स है ना, और स्पीड अप। बढ़ूँ आगे, अब मैं जा रही हूँ रीवैल्यूएशन के टॉपिक में। वो बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार आई गेस वन लास्ट टाइम, मैं खुद बोर हो गई उसे खास। रीवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, मैं मिष्टी गुन हम तीनों एक पार्टनरशिप में थे, मेरे को कुछ हो रहा है, मैं बिज़नेस छोड़ के जा रही हूँ, बीट रिटायरमेंट या बीट डेथ। मैं जब तक बिज़नेस में थी तब तक जितनी भी एसेट की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, उसमें मेरा भी शेयर है। मतलब हम तीनों ने साथ में मिलके रिलायंस के शेयर्स खरीदे थे 1 लाख रुपीज़ के, MRF के शेयर्स खरीदे थे 1 लाख रुपीज़ के, आज उसकी वैल्यू है 75 लाख, 82 लाख। तो क्या इस 82 लाख में मेरा भी प्रॉफिट शेयर है? हाँ है, मैं भी थी ना बिजनेस में जब ये वैल्यू बढ़ी है। या सेकंड फॉर एन एग्जांपल, हमने कोई डूबती हुई कंपनी में पैसे डाल दिए थे, पेटीएम, जोमेटो, हमने उसमें पैसे डाले थे 1 लाख रुपए, आज जिसकी वैल्यू बची है 10,000, 20,000 या 30,000, तो ये जो लॉस सफ़र हुआ है ये मेरे में भी तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अकेले इन दोनों की गलती तो नहीं है, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। समझ पा रहे हैं? तो न्यू पार्टनर एक पार्टनर जब बिजनेस से जाता है तब हम सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज रीवैल्यू करते हैं, ताकि जो डिजीज या रिटायरिंग पार्टनर है उसको भी अपना शेयर मिले, प्रॉफिट का या लॉस का, पर उसको अपना शेयर मिले। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक बहुत बड़ा बैंक लोन लिया था हमने, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का। अब वो जो बैंक लोन मैंने जिस मशीनरी के लिए लिया था, वो मशीनरी इंडिया से ही मैंने परचेज़ की, मतलब इम्पोर्ट भी हो सकती थी, इंडिया से भी बन सकती थी, तो मैंने इंडिया वाली मशीनरी ली। अब गवर्नमेंट उठ के बोलती है आप लोग आपने इंडिया के बिज़नेस को सपोर्ट किया है, तो हम वो प्रोडक्ट पर जो भी ये प्रोडक्ट खरीदेगा ना उसको हम सब्सिडी दे रहे हैं या गवर्नमेंट ग्रांट दे रहे हैं। अगर 1.5 करोड़ की मशीनरी थी तो 20 लाख गवर्नमेंट आपके लिए भरेगी, तो मैं बोलूँ 20 लाख से मेरा लोन कम हो जाएगा, तो क्या उसका बेनिफिट इन दोनों को अकेले को मिलना चाहिए? मेरे को भी मिलना चाहिए, मैं भी बिजनेस में थी जब ये हुआ। समझ में आ रहा है? एक सडनली कॉन्टिजेंसी आ गई, जैसे हमारा एक कोर्ट केस चल रहा था, हम हार गए, अभी कोर्ट ने पेनल्टी निकाली है 1 करोड़ की, तो वो 1 करोड़ से भी ये दोनों भरेंगे? मैं भी भरूंगी, क्योंकि मैं भी थी तब बिजनेस में। इसीलिए जब भी डिजीज होता है, रिटायरमेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज रीवैल्यू करते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल, हम क्या याद रखते हैं, एसेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। पूरा भी आंसर करो, मैं सिर्फ आंसर बेसिस पे चल रही हूँ, मैंने सिखाया। एसेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। बोलना, एसेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। लाइबिलिटी का क्रेडिट। एसेट को मुझे बढ़ाना है तो डेबिट, एसेट को कम करना है तो क्रेडिट। लाइबिलिटी को बढ़ाना है क्रेडिट, लाइबिलिटी को कम करना है डेबिट। एसेट को बढ़ाना है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एसेट को कम करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लाइबिलिटी को बढ़ाना है रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को कम करना है लाइबिलिटी टू रीवैल्यूएशन। याद आएगा? अनरिकॉर्डेड एसेट सेम एज एसेट बढ़ाना है, एसेट टू रीवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेम एज लाइबिलिटी
बड़ा नहीं है तो रीवैल्यूएशन 2 लाख। याद आ रहा है? अभी एडमिशन के टाइम पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस 2 पार्टनर्स में जाता था जो ओल्ड थे। अभी ओल्ड तीनों है, एग्जिस्टिंग या ओल्ड कितने हैं? तीनों पार्टनर्स है, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस किस में जाता है? तीनों में जाता है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का 100%। इसके बाद नेक्स्ट सेम अनरिकॉर्डेड सैलरी पेबल यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बनाइए, हाँ, रीवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लाइबिलिटीज में अलग से दिखाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? पक्का नहीं है? इसके बाद जो भी आप बैलेंस शीट की पोस्टिंग करोगे तो आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ रहता है। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट में या लाइबिलिटी में। तो प्लीज़ याद रखना ये जो चीज़ है ये साइड किया हुआ प्रॉफिट है या साइड किया हुआ एक्सपेंस है जो हमने अब तक इनकर नहीं किया, तो इसको हम अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व दिख रहा है तो पार्टनर में क्रेडिट होगा। असेट्स में एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस दिख रहा है तो पार्टनर में डेबिट। याद आ रहा है क्या? इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ईजी है, यहाँ तक किसको कोई डाउट है? इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा है, आ जाओ सब लोग एक बार इसको। क्रेडिट वाले ना बता रही हूँ, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख। डेबिट भी नहीं दिखा, डेबिट कैसे जाएगा? दिख रहा है ना मैडम? ये वाला पेपर ले लो। क्रेडिट नहीं दिख रहा है ना, डेबिट तो दिख रहा है ना, उसको डेबिट भी नहीं दिख रहा है। बता देती हूँ मैं अमाउंट, चलो 15 लाख, 10 लाख, जो नहीं दिख रहा है इसे हाईलाइट। पहले 15 लाख, 10 लाख, फिर डेबिट 4,50,000। अब भी करो आगो को। क्रेडिट 3 लाख, फिर डेबिट 10,000, 5,35,500, 8,50,000, 50,000, फिर डेबिट क्रेडिट 800 और 950, फिर डेबिट 3,70,000, क्रेडिट 840,500, डेबिट 640,500, 10,000, 20,000, क्रेडिट 1,50,000 और 3,500, और डेबिट में ही है वहाँ पे 5,500, 8,40,000, 1 लाख, फिर क्रेडिट में 2,80,000, फिर डेबिट में 2 लाख, फिर क्रेडिट में 42,000, फिर 20,000, 15,000, 33, 350 सारे डेबिट में, फिर क्रेडिट में 3,700। 41, 200, 650। हाँ 41, 20, 650। इनको थोड़ी हो गई है स्प्रेड, तो ज़ेरोक्स बराबर भी है। चलो क्या बता रही थी मैं? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ोगे। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है Evaluation profit loss is distributed among old partners in old ratio. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, Reserves or accumulated profits are always distributed even if question does not specify it. ऑब्वियसली जनरल रिजर्व हम खुद से होकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एडजस्टमेंट में थोड़ी दिया हुआ रहता है कि डिस्ट्रीब्यूट करो, हमको पता है हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट, It must be distributed among old partners in old ratio. ये भी बताया मैंने, रिवैल्यूएशन हो या जनरल रिजर्व हो, भले एडमिशन हो या यहाँ पे हो, किस में जाते हैं? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। नेक्स्ट, If accumulated losses appear in books, it is written off by debiting capital account. Example, advertisement suspense. अगर डेबिट में होगा, असेट को होगा तो हम उसको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करेंगे। Employee provident funds is an outside liability and is not an accumulated profit, hence it is not distributed among partners. प्लीज़ आप खोल के देखना, फंड देखते हो बांट देते हो,
और फंड बांटने का नहीं रहता है। अभी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये क्या है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी से साइड किया हुआ पैसा उनके रिटायरमेंट के लिए, वो आपके पैसे नहीं है, वो आपको गवर्नमेंट के पास सबमिट करने पड़ते हैं। तो तब तक वो पैसे जब तक आपके पास पड़े हैं तो वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना। नेक्स्ट, Whenever profit is to be transferred in mid of the year to retiring partners, entry when PSR does not change, profit and loss suspense account to retiring partner account debit. हाँ ये क्या होता है, अभी वो 1 अप्रैल से तो बिजनेस में था, 30 जून को बिजनेस छोड़ के चला गया, या डिजीज़ हो गया या फिर रिटायर हो गया, जो डेथ हो गई या रिटायरमेंट कब गया, 30 जून को गया। तो अप्रैल से जून तक वो बिजनेस में तो था ना, तो अप्रैल से लेके जून तक, अप्रैल मई जून 3 महीने में बिजनेस ने जितना भी कमाया उस प्रॉफिट में वो डिजीज पार्टनर का भी तो राइट है, प्रॉफिट में भी राइट है और लॉस में भी। बट एग्जैक्टली उस 3 महीने में कमाया कितना ये हमको भी नहीं पता, श्योर नहीं है, फिक्स्ड अमाउंट नहीं पता है। तो फिलहाल हम एक टेम्प्रेरी अकाउंट बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और हम वो एंट्री कहाँ से पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डिजीज पार्टनर या फिर टू रिटायरिंग पार्टनर। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों, क्योंकि सस्पेंस है, प्रॉफिट अब तक फाइनल नहीं है ये वाला। दूसरा, रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर को क्रेडिट क्यों, पार्टनर को मिल रहा है तो उसके अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा है। डाउट पक्का 100%। बढ़ूँ आगे, नेक्स्ट पॉइंट। Profit and loss suspense is shown in balance sheet. हाँ ये P&L सस्पेंस कहाँ दिखेगा आपको, बैलेंस शीट में, असेट्स में। डेबिट है ना, तो कहाँ दिखेगा, असेट्स में। Whenever bad debts recovered is just a promise to pay, do not pass journal entry. हाँ आपको क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, वन ऑफ आवर डेटर मिष्टी हैज प्रॉमिस टू रीपे 500 अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। बट हम क्या सोचेंगे, ये बैड डेट्स रिकवर्ड है और हम एंट्री पास कर देंगे कैश में और रिवैल्यूएशन। बट ये प्रॉमिस है, पे किया है क्या, जब पैसे आएंगे तब एंट्री पास करना, उससे पहले नहीं। ठीक है, प्लीज़ ध्यान देना, प्रॉमिस रहेगा तो वो एंट्री टोटली इग्नोर होता है। जैसे हम 11th स्टैंडर्ड जर्नल में ऑर्डर की एंट्री ये करते थे, सेम वैसे, समझ में आ रहा। तो अब आप एक रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ, सिंगल पार्टनर, सम में जो सिंगल दिया था और आपने फुल फ्लैट सम कर दिया। यहाँ मिला हुआ फुल पेज चाहिए कि हाफ पेज चाहिए? चल जाए है इतना सा। तो देखते हैं आपको कितना होता है। हाँ ना, आज बहुत हो गया। सबसे पहले रिटायरिंग नहीं हुआ है, करना है सबका। अभी सुना मैं क्या बोल रही हूँ, सबसे पहले हम उसको क्या देते हैं, उसका बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद वो सारी चीज़ें क्रेडिट होगी जो उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाता है, जैसे कि सोच के बताओ, जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ाता है, लॉस कम करता है, तो डेबिट में आएगा टू रीवैल्यूएशन लॉस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कम करना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, यहाँ अगर क्रेडिट में जनरल रिजर्व आ रहा है तो डेबिट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और कोई भी जो पहले क्रेडिट का बताओ, जो बढ़ाता है, गुडविल, डिजीज या रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल मिलेगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, क्रेडिट।
प्रॉफिट टिल डेट यानी जो हम कहाँ दिखाते हैं P&L सस्पेंस में प्रॉफिट होगा तो मैं बोलूँ लॉस भी हो सकता है, तो कहाँ जाएगा टू P&L सस्पेंस। बट जनरली ऐसा नहीं देखा गया लॉस वाला, आपको मैंने सब नहीं देखा। हाँ वही तो, एक तो वो जा रहा है ऊपर से उससे ले लो। और कुछ ड्राइंग्स डेबिट होगी या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डेबिट आया नहीं बच्चों? Have I forgotten something? अगर उसने लोन दिया रहेगा ना बिजनेस में, तो वो भी हम क्या करते हैं उसके अकाउंट में डाल के फुल नलीफाई करें, सेल करें, तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम डाल देंगे प्रोवाइड। और अगर उसने हमसे लोन लिया रहेगा तो टू लोन गिवन बाय पार्टनर क्रेडिट होगा, लोन टेकन बाय पार्टनर डेबिट। अब एक चीज़ समझो, कई बार सैलरी भी देते हैं हम पार्टनर को, कमीशन भी देते हैं, तो वो सब भी उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा। अगर उसके लैंड पे ही बिजनेस हो रेंट बट वो तो डिसीज हो गया, तो फिर वो रेंट उसके लीगल ही हो जाता है। और बट वो अगर रेंट क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और अगर उसने बोला कि लैंड नहीं करना, तो फिर तो पार्टनरशिप डीडी चेंज करना पड़ेगा, न्यू जगह ढूंढनी पड़ेगी, न्यू बिजनेस। याद आ रहा है ये सब? हमने बहुत डिस्कशन किया था, डीडी में नहीं लिखा हुआ रहेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ईजी है। इसके बाद आप अकाउंट टैली करोगे। बैलेंसिंग फिगर, अगर क्वेश्चन में बोला है कि कैश में पे करो तो टू कैश। बाय आता नहीं है बट स्टिल अगर क्वेश्चन में बोला है कैश में पे करो तो टू कैश, नहीं बोला है तो हम कहाँ डालते हैं टू लोन अकाउंट। और लोन को हम सेपरेटली कहाँ पे दिखाते हैं, लाइबिलिटीज में दिखाते हैं। आई हैव सीन पीपल डूइंग इलिटरेसी। ABC 3 पार्टनर्स हैं, C मर गया या C रिटायर हो गया, कैपिटल में लिखते हैं ABC। अरे भाई C तो अभी पार्टनर ही नहीं है ना, तो C लोन अकाउंट नीचे आपको सेपरेटली दिखाना। इजी इजी इजी, कोई डाउट प्लीज बोलो, डाउट? बढ़ूँ आगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है, पहले एक बार देख लो यहाँ तक है। भाई स्किप समथिंग, कुछ मैंने छोड़ दिया है। हिडन गुडविल को सिखा, इसके अलावा हिडन गुडविल सम के साथ सिखा, और वो सेल्स स्टॉक वो तो अभी सिखा रहे हैं ना, प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट किस रेट से मिलता है रिटायरिंग पार्टनर को? 6%। याद है क्या? लोन पे अगर कुछ डिसाइडेड नहीं है तो 6% पर है। चलो आ जाओ। रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर अगर होगा तो एक कंसेप्ट लिख पाया मैंने, पढ़ोगे? रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर अ पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बाद, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बाद मेरे पास नहीं है। नहीं लिखवाया मैंने ये। लिखवाया है बट वो ना दूसरे बुक में लिखा था, जो अब तक इस बुक में आया ही नहीं। 2 बुक्स हो गई है। कौन सा बुक्स हो गए? मेरी 3। एडजस्टमेंट के बाद कैलकुलेशन ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, डेथ ऑफ अ पार्टनर है चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया, उससे एक रिटायरमेंट जो खत्म हो रहा है उससे एक पहले
10th हाँ ये बीच में जो जगह छोड़ी रहेगी ना हाँ, उसके तो लिए उसके छोड़ी 2 है पेजेस इसमें हैं। हाँ तो उसमें से एक है रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर नाम है नहीं, इसके लिए ही जगह छोड़ी है, देखो ना। ये नहीं है पहले के नोट्स हैं नहीं नहीं फिर मेरी बात सुन। फोटो लो। पहले के नोट्स से ये सब आपके ही नोट्स है जो आपने ग्रुप में भेजे थे। पर ये पहले के नोट्स में चाहिए स्टेप 3 के बाद है क्या? सेक्शन 37 से भी पहले वो भेज रही है तेरे। मैं भेज दूँ। बहुत कम है इसमें। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी आपने एक है अरे PNL डेबिट डाउट है किसी को कोई मैं लिखा दूँ। ये पार्टनर का अकाउंट बनाने के लिए ये नहीं उसे लिखोगे तो बेटर है चलो चलो मिला क्या आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा करते हैं मुझे नहीं पता बट आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा करते हैं अगर पार्टनर मिड ईयर में रिटायर हो रहा है तो हमको उसको क्या देना है प्रॉफिट देना है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू अगर एंट्री पास हो रही है तो एंट्री क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू रिटायरिंग या फिर टू डिसीज पार्टनर ये लोग क्या बोलते हैं ये लोग बोलते हैं अगर रेशो चेंज होता है ना मतलब मेरे जाने के बाद इन दोनों ने अगर अपना रेशो चेंज किया ना तो गुडविल वाली एंट्री गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर ये दोनों मेरा गुडविल का शेयर मुझे बेयर करके देंगे ये दोनों मेरा प्रॉफिट का शेयर मुझे बेयर करके देंगे ऐसा है तो हम ऐसे ही याद रखेंगे वो सम्स में मैंने देखा है कि फर्स्ट वाला ही होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू रिटायरिंग या फिर टू डिसीज पार्टनर अभी देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट अगर बेस्ड ऑन टाइम होगा जैसे लिखो मैं एक एग्जांपल लिखा दूँ प्रॉफिट ऑफ ईयर 1 to 3 क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट दिया रहता है कि हम अज्यूम करें 3 महीने का ये प्रॉफिट होगा 40,000 या 50,000 डायरेक्ट दिया है वेल एंड गुड नहीं दिया तो हम कैसे जाएंगे प्रॉफिट है 3 सालों का ईयर 1 to 3 50,000 1 lakh 1,50,000 नीचे आपको दिया है 15 1 lakh 1 lakh 50 1 lakh 1 नीचे आपको दिया द शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर इन प्रॉफिट will be calculated on the basis of the share of diseased partner in profit will be calculated on the basis of average profit of last 3 years रेशियो हमारा सेम है 541 और सी डिजीज होता है 1 अगस्त चलो बताओ सबसे पहले क्या करो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे स्टेप 1 में कि एक्चुअली 3 साल का एवरेज है कितना लॉस आएगा तो माइनस होता है याद आ रहा है कितना समझ बाकी है इसके बाद और रेजोल्यूशन
इतने बड़े आधा आधा घंटा आराम से लेंगे इसमें अभी पहले जो इजी मार्क्स है वो खाते हैं। टैली करने मत बैठो, पूरी पोस्टिंग करो, एडजस्टमेंट करो और आगे बढ़ो। लास्ट में आउट है। एक बार करके देख लेगा टैली, अगर हो रहा है हाँ ठीक है, सपोज नहीं हो रहा है ना तो इमीडिएट वही टाइम पे एक और बार पेपर से चेक करने का सारी पोस्टिंग राइट गई क्या, नहीं तो फिर मतलब आपने देखा हाँ सब पोस्टिंग राइट हो गई है तो एक और बार टैली करके देख लेगा कि कहीं कैलकुलेशन एरर्स तो नहीं हो रहा, छोड़ के आगे बढ़ो। एक सम के ऊपर 2 बार से ज़्यादा टैली के ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करना। एक तो जो ओरिजिनल आप टैली करो वो तो ठीक है, वो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। सेकेंड टाइम आप पोस्टिंग चेक करो कि कोई एक आधा आइटम मिस आउट तो नहीं हो गया, कुछ रह तो नहीं गया। एंड थर्ड टाइम आप फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक्स देख रहे हो कि कहीं कैलकुलेशन एरर्स तो नहीं। ये टोटल मिला के इनको 4 to 5 मिनट्स लगने चाहिए। नहीं हो रहा है आगे बढ़ जाओ। फिर सबके ऊपर लास्ट में क्योंकि हमने याद है वो कैलकुलेशन की थी 80 मार्क्स 180 मिनट्स 2.25 मिनट्स पर 1 मार्क के लिए बन रहा है 2 मिनट, तो 0.25 जो हमने छोड़ा है वो लास्ट में 20 मिनट्स मेरे को एक्स्ट्रा मिलते हैं, तब मैं आऊँगी इसके। ठीक है, बढ़ूँ आगे। नेक्स्ट है अभी उसका शेयर निकालोगे पहले। ये तो पूरे ईयर का प्रॉफिट आया एवरेज कितना 1 लाख। इसमें से किसका शेयर निकालना है, सी का। पहले सी का शेयर निकालेंगे, कितना आ रहा है 10,000। ये तो पूरे ईयर का है, पर वो पूरा ईयर था क्या बिजनेस में, फिर कितने मंथ्स था, अगस्त में गया है 4 मंथ्स। कैसे, अप्रैल मई जून जुलाई 1 अगस्त को तो चला गया बेचारा, तो 4 महीने के लिए। तो इंटू क्या करोगे आप 4/12, 10,000 इंटू 4/12 आने दो ना पॉइंट। चलो कैलकुलेशन इजी करती हूँ। capital amount of for working total. 33 ऐसे रखें। 3,333 तो 3,334 इजी है। एंट्री P&L सस्पेंस टू सी। फैन की वजह से अभी ये वाला मैंने आपके कोई भी सम में देखा नहीं है, बट आपके टेक्स्ट बुक में इसलिए करा दे रही हूँ। सेल्स के बेसिस पे ये आता है, मतलब सिर्फ ये पार्ट करने को आएगा, पूरे सम में ये आया था नहीं ना, ये पार्ट अलग से करने को। लिखो सपोज लास्ट ईयर पूरे ईयर की सेल्स ये आपका 10 लाख। नेट प्रॉफिट रेशियो 10%, या लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट लिख दो 1 लाख। लास्ट ईयर की सेल्स मैंने 10 लाख लिखाई ना, रुक जाओ, सेल्स मैंने 10 लाख लिखाई, प्रॉफिट 10 लाख की सेल में 5 लाख का प्रॉफिट ज़्यादा नहीं, 1,50,000। ठीक है, इस ईयर की सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट, जब तक डिजीज नहीं होता है, जब तक मरता नहीं है, तब तक की सेल्स 4 लाख हो चुकी थी, 4 लाख। आपको सेल्स के बेसिस पे मुझे बताना है कि उसको प्रॉफिट कितना जाना चाहिए। तो ये कैसे करते हैं, सबसे पहले स्टेप 1, लास्ट ईयर मेरे सेल्स कितने थे 10 लाख। स्टेप 2, नेट प्रॉफिट रेशियो लास्ट ईयर का
प्रॉफिट रेशियो कैसे आता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, यानी 1,50,000 अपॉन 10 लाख इनटू 100। स्पीड अप। 4 हो चुके हैं, फास्ट, 1 घंटा डन। 15% आ रहा है सबका, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि लास्ट ईयर जो मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो था ना, इस ईयर भी वही रेशियो। तो इस ईयर सेल्स कितने हुए अब तक, 4 लाख, तो इस ईयर का नेट प्रॉफिट कितना होगा, 4 लाख पे कितना परसेंट, 15%। समझ रहा है क्या? लास्ट ईयर मैंने 10 लाख के सेल किए और 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया, यानी मैंने 15% प्रॉफिट कमाया, यानी जितना भी सेल होता है उसमें 15% मैं कमाती हूँ। इस ईयर मैंने कितना सेल किया है, 4 लाख, तो उसका 15%, यानी मैंने कितना कमाया होगा, 60,000 आ रहा है क्या? अब ये सेल्स कब तक है, अप टू द डेट ऑफ डेथ तक ही मैंने आपको सेल्स बताए, तो अब वो नंबर ऑफ मंथ्स का कैलकुलेशन नहीं होगा। मैंने डायरेक्टली आपको सेल्स कब तक बताई है, अप टू डेट ऑफ डेथ तक ही बताई। तो अब आप क्या करोगे, सी का शेयर निकालोगे, ये तो पूरे फर्म का प्रॉफिट है ना डेथ तक का, इसमें से सी शेयर 6,000। अगर आप लोग इसमें नंबर ऑफ मंथ्स करते हो, आप लोग 3rd क्लास हो। क्यों? क्योंकि ये डेथ तक ही दिया है सेल। Sales debt तक है। जर्नल एंट्री सेम, P&L सस्पेंस, सीज कैपिटल, कितना, 6,000। डाउट? प्लीज आस्क मी डाउट। नेक्स्ट, डिजीज पार्टनर का जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है, या रिटायरिंग पार्टनर का जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है, उसको हम कहाँ डालते हैं, उसके लोन अकाउंट में डालते हैं। अगर लोन में नहीं डाला तो उसको कैश में पे करते हैं। अगर कैश में पे किया तो सोच के बताओ एंट्री क्या होगी, कैश नहीं सी टू कैश, सी अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज। और अगर लोन में डाला तो सी टू लोन, लोन क्रेडिट होगा, लोन मेरी लाइबिलिटी है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ये ठीक है। अब एग्जीक्यूटर तो ऐसे ही नहीं बैठेगा फ्री, वो हमसे हर साल हर ईयर क्या लेता जाएगा, इंटरेस्ट कितना परसेंट, 6%। कितने मंथ से ले, जब से उसका डेट ऑफ डेथ आया लेके 31 मार्च फर्स्ट ईयर में, फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसमें हमने सेमी एनुअल सम्स किए थे, एनुअल इंटरेस्ट सम किए थे, याद आ रहा है क्या, हाफ ईयरली, ईयरली। तो जब हम इंटरेस्ट पार्टनर को देंगे, पार्टनर के लोन अकाउंट पे इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट दे रहे हैं, पहले हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे। एंट्री इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन। डेबिट क्यों कर रहे हैं इंटरेस्ट को, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू लोन, क्रेडिट अमाउंट हमारा लोन का बढ़ जाएगा। अगर बीच में ही कुछ पेमेंट, प्रीपेमेंट है, प्रिंसिपल रीपे करते जा रहे हैं, इंटरेस्ट रीपे करते जा रहे हैं, तो एंट्री लोन टू कैश, लोन अकाउंट डेबिट, लोन यानी मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी टू कैश। और ये इंटरेस्ट कहाँ जाना चाहिए, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। याद आ रहा है क्या, जैसे हम डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में डालते थे, वैसे ये इंटरेस्ट कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। याद आ रहा है, ये लास्ट एंट्री नहीं भी थी तो भी आपके आंसर्स राइट ही आते हैं। चलो आगे, लास्ट सेक्शन नंबर 37 पढ़ोगे क्या मैडम? इस पे एक सम था, एक ही सम था सेक्शन 37 रिटायरमेंट या डेथ का लास्ट डेथ पे था। दिखाओ। As per section 37 of Indian Partnership Act, आपने पढ़ा ना पहले, आचार्य को पढ़ना। As per section 37 of the Indian Partnership Act, the deceased partner must be paid any of the following amounts if his capital is not repaid immediately. मतलब क्या, सेक्शन 37 बोलना क्या चाहता है?
उसका मोटिव क्या है। अगर मैं बिजनेस में रहती पूरा ईयर और बीच में मेरा डेथ हो जाता है, जब बीच में मेरा डेथ हो जाता है तो मेरा कैपिटल का जितना भी बैलेंस बढ़ रहा था वो कहाँ डाल दिया आपने, लोन अकाउंट में। लोन पे मुझे कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, 6%। यही अगर मेरा ये लोन वोन नहीं होता तो मैं बिजनेस में एज कैपिटल उसको रखती, कैपिटल रखती तो उसके ऊपर प्रॉफिट कमाती। तो मैं बोलूँ मेरे जाने के बाद ये दोनों मेरे कैपिटल से प्रॉफिट कमा रहे और मुझे दे रहे से उसमें से 6%। हो सकता है उस कैपिटल पे ये लोग खुद 10% कमाते हो, 20% कमाते हो, मुझे कितना दे रहे सिर्फ 6%। है तो चीटिंग है, ऐसे कैसे। तो सेक्शन 37 आया और वो बोलता है कि दोनों में से जो चाहिए वो एग्जीक्यूटर ले सकता है, जो उसको सही लगे, जो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो कैलकुलेट करके लेगा। क्या अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट लेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट लेगा। तो 6% से अगर ज़्यादा प्रॉफिट रेट है तो क्या लेगा, प्रॉफिट ही लेगा ना। समझ में आया। अभी प्रॉफिट पर निकलता कैसे, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल लिखो, लास्ट सम एंड वील एंड द चैप्टर। इजी लगा, डिफिकल्ट है, बोलो ना। ए बी सी, सी मर गया, ओ फिर ये तो आप इनको आ जाएगा, फिर आपको मैं समझा रहा हूँ। आपने आंसर बोलेंगे मुझे? हाँ क्या ऐश का। नहीं, मैं कर चुका। अच्छा, क्या किया मैंने, सी गाइस, सी को मार दिया। रेशो सेम 5-4-1। अभी सी मरा है कब बेचारा, 1 जुलाई। ओ बोलो ना। ये आपको ऐसे खुशी हो रही है? वो मैं से तो क्यों बोल रही हूँ। ओ अच्छा आदमी। हर समय पर बेचारा सी मरता है नहीं, नहीं, भी मत कर, CBSE में भी मरता है, स्टेट बोर्ड में सी मरता है। क्योंकि वो कंफ्यूज होकर लास्ट वाला कैंसिल कर देता है एक ना। आधे सब में ट्रिक करने के लिए बी को मारते हैं, नहीं तो बेचारा सी का ही बलिदान दिया जाता है। चलो ये लिखा। अभी सी का कैपिटल था 1 जुलाई को आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 3 लाख। बिजनेस ने उस पूरे ईयर में प्रॉफिट कमाया है 2,40,000 पूरे ईयर में। और बाकी दोनों पार्टनर्स का कैपिटल है, ए का है अपना 6 लाख और बी का है 3 लाख। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। बी का कितना है? 3 लाख। अब आपको सेक्शन 37 अप्लाई करना है। पहले बात तो सेक्शन 37 जब मैं अप्लाई करूँ तो मेरे को आँख खुली रखनी है। वो कब मर गया, 1 जुलाई को। तो उसको इंटरेस्ट कब से मिलेगा, जब से उसका अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र हुआ। कब हुआ, 1 जुलाई को। तो जुलाई से लेके मार्च तक मैंने उसका पैसा यूज़ किया है। जुलाई से आगे जाने से अप्रैल मई जून कट करो ना, 12 में से 3 महीने कट कर दोगे तो बचे कितने मंथ्स, 9 मंथ्स। तो इंटरेस्ट आप लोग मुझे बता सकते हो स्टेप 1 में कितना आएगा, उसको इंटरेस्ट कितना देना बनता है। नहीं समझे, सी को इंटरेस्ट कितना देना बनता है, जितना उसका कैपिटल था 3 लाख इंटू कुछ नहीं दिया हुआ है तो कितना परसेंट, 6%। कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स। मेरे जाने के बाद आप दोनों ने मेरा लोन कितने मंथ्स यूज़ किया, 9 मंथ्स। तो आप कितने मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे, 9 मंथ्स। बताओगे कितना आ रहा है, 13,500। सबका आ रहा है 13,500। 9 मंथ्स का मेरे को नहीं लगता है, वही आएगा। वही आ रहा है क्या। भरोसा करो। 13.5। स्टेप 2 हम उसका प्रॉफिट में शेयर निकालेंगे। अभी आप लोग क्या करोगे, 2,40,000 प्रॉफिट ले लोगे, है ना। तो आप होपलेस हो। क्यों,
पूरे ईयर का है। जो अप्रैल से लेकर जून तक का हमने प्रॉफिट एस्टिमेट किया था उसका तो शेयर हम उसको दे चुके ना P&L सस्पेंस से। उसको प्रॉफिट कौन सा कंसिडर करना है उस दिन के बाद का, कब से आने 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च का। तो पहले आपको 9 मंथ्स का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कितना है? 1,80,000 आ रहा है क्या बच्चों सबका? अलार्म बजता है इसलिए लेट आ रही हो ना। 4:30 का क्लास 4:20 को अलार्म बज रहा है। किया क्या किया बताओगे? 1,80,000 आया सबका प्रॉफिट। अभी इस 180 में मेरा शेयर कितना है? 3 लाख मेरा कैपिटल था और पूरे बिजनेस का कैपिटल कितना था? 12 लाख था। तो मैं बोलूँ 12 लाख कैपिटल डाल के आप लोगों ने 1,80,000 कमाया है। तो मेरा कितना? 1,80,000 इंटू 3 लाख, मतलब मेरा कैपिटल अपॉन पूरे बिजनेस का कैपिटल 12 लाख। लॉजिकल इनफ। मेरे पैसे यूज़ करते हुए आपने कितना प्रॉफिट कमाया है ऑन एन एवरेज, है ना। बाकी सबका प्रॉफिट कंसिडर, बाकी सबका कैपिटल कंसिडर करने के बाद। कितना आ रहा है बताओ? 45,000 सबका, किसी का तो नहीं भी आता हो। 45,000 आ रहा है सबका आ रहा है। तो देखो कैसे चीटिंग कर रहे थे। मेरे को इंटरेस्ट चिपकाना चाहते थे कितने से? 13,500, जबकि मेरा पैसा यूज़ करते हुए प्रॉफिट कितना कमा रहे? 45,000। हम पागल थोड़ी है। हमने क्या लाया? सेक्शन 37 गॉड आया बीच में, मिरेकल। गॉड ने क्या ला? चीटिंग नहीं। कितना देना पड़ेगा? 45,000। तो इस केस में एग्जीक्यूटर क्या प्रेफर करेगा? शेयर इन प्रॉफिट rather than इंटरेस्ट। एक केस दूँ जिसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, इजी है पक्का। एक केस अभी प्रॉफिट सेम, पूरा सब कुछ सेम। प्रॉफिट कर दो अपना 1 लाख, नहीं कर दो ना प्रॉफिट 1 लाख पूरे ईयर का। हाँ पहले मैंने 3 लाख दिया था ना, 1 लाख कर दो। 3 लाख दिया था, नहीं नहीं, प्लीज कैपिटल 3 लाख, प्रॉफिट 240 दिया था, तो फिर अभी 80 कर दो। पूरे ईयर का प्रॉफिट है 80,000। भी करोगे ना, 60 करो, 60 फाइनल। मम्मी का सम भी 60 है। इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा ना? इंटरेस्ट कैसे चेंज हुआ? इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा। बाय द टाइम आई चेक इफ आई हैव फॉरगॉटन एनीथिंग। बच्चों प्लीज़ याद रखना, गुडविल में नंबर ऑफ मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं होती है। बच्चे नहीं तो गुडविल में भी जो नंबर ऑफ मंथ्स करते हैं, आई डोंट नो हाउ। नहीं, अभी डायरेक्ट क्लास ख़त्म करके खाऊंगी। आपने सुबह से खाना नहीं खाया? नहीं, सुबह से भी लंच नहीं किया, ब्रेकफास्ट। आज मेरा 10:30 बजे से बैच है। कभी रहता ना 10:30 बजे टेस्ट देना। लेकर गए हो पेपर अपने साथ? हाँ, इसका थोड़ा रह गया और लेट आया 20 मिनट, और उसको लेट हो रहा था कॉलेज जाना। 11,250। हाँ, मेरा भी मैं आपको दूंगी नहीं एक्स्ट्रा टाइम। क्या मतलब
पूरा साल अकाउंट्स किया यार, इतनी मैंने मेहनत की आपके ऊपर, आप क्या बात करें। आपको लड़की दीदी अकाउंट्स पेपर देखते दिल होता है फाड़ के फेंक दे, क्या है मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स होता है, अकाउंट से कुछ नहीं होता है। मेरे को भी ऐसे कुछ बता रहे हो कितना आ रहा है, 11,250 तो अब वो क्या प्रेफर करेगा, IFC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चीटर नहीं, हम हमारा फ़ायदा देखेंगे। फ़ायदा किस में अभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,500 आ रहा है, प्रॉफिट 11,250 आ रहा है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे हर साल चेंज कर सकते हैं। हर साल नहीं, जब तक आप उसका कैपिटल उसको रीपे हाँ, नहीं नहीं, करेंगे। हाँ हाँ, कि अब प्रॉफिट अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का बेनिफिट लेंगे, कैपिटल हो रहा है तो कैपिटल का बेनिफिट। ये होता है। समझ में आ रहा है, ईजी है, कोई डाउट नहीं। पूरा चैप्टर ओवर डाउट, प्लीज आस्क मी डाउट, कुछ तो पूछो। रिटायरमेंट डेट डन, अभी सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो रिटायरमेंट में आता है उसको हम कहाँ पे करेंगे, अलग से मंडे को करेंगे, बाकी सब डन। बुक दो ना।